जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। जो जेपीएससी के सिलेबस दिया हुआ है उसी के आधार पर सारे प्रश्न सेट हैं। तो आप दोस्तों इसको बनाइए और कॉमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पड़हों में एक राजा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 12, बी कह रहा है 20 और सी कह रहा है 22 और डी कह रहा है 25। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि मुंडा जो गांव होता है उसके प्रधान को मुंडा ही कहा जाता है। वहीं अगर देखें तो 12 से 20 गांव के समूह को एक जो होता है वो बनता है पढ़ा बनता है और इसके प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। जबकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने पढ़ों को, तो 22 पढ़ों के समूह को अगर देखें तो 22 पढ़ों के समूह में एक राजा बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी यानी पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 वर्ष का, बी कह रहा है 2 वर्षों का, सी कह रहा है 3 वर्षों का और डी कह रहा है 5 वर्षों का। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी कौन कहलाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कि उसे पाहन कहते हैं और इसकी जो नियुक्ति होती है वो 3 वर्षों के लिए होती है। और याद रखिएगा 3 वर्ष की समाप्ति के बाद सरहुल के दिन जो होता है नए पाहन का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक कौन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्यूरी, बी कह रहा है तहसीलदार, सी कह रहा है डकुआ और डी है महतो। तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था आपको पता होगा कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों तो आपको ध्यान दीजिएगा तो द्यूरी जो होता है दोस्तों वो आपको अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि जो द्यूरी होता है एक पुजारी की तरह काम करता है। क्योंकि आप अगर इसको अगर अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों तो आप उसको समझ गए होंगे। जबकि जो डकुआ होता है दोस्तों ये जो डकुआ होता है वो संदेश वाहक होता है और यही जो होता है मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक होता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में बनाए रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है बार बार रिपीट होंगे। आप जितनी भी शासन व्यवस्था है सब शासन व्यवस्था से एक एक प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा आप माइंड में हमेशा बना के रखिएगा क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो द्यूरी होता है वो धार्मिक प्रधान की तरह होता है, पुजारी की तरह कार्य करता है। डाकुआ जो होता है दोस्तों मुंडा का सहायक होता है और मुंडा के आदेश पर ही गाँव के जो संदेश होता है उसको आदान प्रदान करने का काम करता है। जबकि तहसीलदार जो होता है वो गाँव का राजस्व अधिकारी लगान वसूलता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि महतो के बारे में कुछ ऐसा उल्लेख इस जनजाति में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब निम्न में से किसके पास रहता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नायके के पास, बी कह रहा है भोक्तो प्रजा के पास, सी कह रहा है जोग प्राणी के पास और डी कह रहा है जोग माझी के पास। तो यहाँ पर देखिए तो माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको जोग माझी के पास रहता है। तो याद रखिएगा जोग माझी जो होता है वो माझी का उप सचिव होता है और गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग माझी के पास ही रहता है। यह युवाओं का नेता भी होता है और शादी विवाह में युवा लड़के लड़कियां का नेतृत्व भी करता है और शादी विवाह के विवादों में जोग माझी का निर्णय को सुनाता है। यानी कि जो जोग माझी होंगे वो अपने निर्णय को सुनाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब हम पढ़ाए होंगे दोस्तों शासन व्यवस्था तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से हम बता दिए हैं कि इन सब चीज़ों को, क्योंकि संथाल जनजातियों की जो शासन व्यवस्था थी तो आप उस शासन व्यवस्था में माझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र है और वहाँ से आप सारे शासन व्यवस्था को देख करके क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करा दिया जाता है तब उसे शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि पाहन, बी में कह रहा है कि चावर डोलाइट, सी में कह रहा है भोक्तु पर्चा और डी में कह रहा है करटाहा।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जो होता है वो करटाहा होता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें जब होता है कि कोई भी किसी परिवार का शुद्ध करा दिया जाता है तो उसे शुद्धिकरण के लिए एक क्षेत्र विशेष में पाहन जो होता है वो पूजा पाठ करता है, जिसे भात भितार कहा जाता है, यानी भोजन करा करके फिर से उसको समाज में मिला लिया जाता है, जिसे शुद्धिकरण भी कहा जाता है। और शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो करटाहा होता है, जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था यानी खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसमें देखें तो इस करटाहा का पद जो होता है एक बहुत विशेष भूमिका में रहता है और सारी चीज़ों का निर्णय के विषय में ये देखें तो निर्णय करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागवंशी शासन व्यवस्था में पाढ़ा को किस नाम से जाना गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पट्टी, बी में कह रहा है भुईहर, सी में कह रहा है मत्ती और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पाढ़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अगर देखेंगे तो आपको ध्यान में होगा कि पट्टी के नाम से जाना जाता है। जो मुंडा की शासन व्यवस्था थी वही देखें तो आपके नागवंशियों में हस्तांतरित हुई थी और यही चलते देखें तो इनकी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों बहुत कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो याद रखिएगा कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था है दोस्तों इसमें पाढ़ा को पट्टी के नाम दिया गया और मानकियों का नाम बदल करके भुईहर कर दिया गया। और भुईहर जो होते थे इलाकों के प्रत्येक पर्वों में करीब 1 दर्जन गांव में होते थे, यानी कि देखिए तो कोई इलाका होता है तो 1 दर्जन में भुईहर की नियुक्ति होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो मानकी होते थे मुंडा जो शासन व्यवस्था पढ़ते हैं उसमें उसका पद किसने ले लिया था, तो आप देखें तो भुईहरों ने ले लिया था, जो बाद में कर वसूल करने का भी काम इनको सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सकरी नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से है, बी कह रहा है कि लीलांजन एवं कीकट इसकी सहायक नदी है, सी कह रहा है कि इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है, डी कह रहा है कि झारखंड में इसका संबंध केवल उद्गम स्रोत से है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी है कि इसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से है और इसकी मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागफनी या नागफेनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में, बी कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम में, सी कह रहा है गुमला में और डी कह रहा है सिमडेगा में। तो यहाँ पर याद रखिएगा नागफनी जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, बी कह रहा है कि होल झारखंड पार्टी, सी कह रहा है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और डी कह रहा है कि आदिवासी महासभा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा कि आदिवासी महासभा कर दिया गया। जनवरी 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल कर देखिए दोस्तों तो आदिवासी महासभा कर दिया गया था। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है दोस्तों तो उसको फास्ट कर लीजिएगा और अगर धीरे धीरे पढ़ना है, अगर समझ समझ के थोड़ा जैसे पढ़ा रहे हैं उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 20-21 जनवरी 1939 को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की ऐतिहासिक एवं दूसरी महासभा रांची में हरमू नदी के किनारे सभा भवन के मैदान में हुई। इस महासभा की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए में हो जाएगा जयपाल सिंह, बी में हो जाएगा सौम्युल पूर्ति और सी में निर्मल मुंडा, डी में थियोडोर सोरेन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो 20-21 जनवरी 1940 छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की ऐतिहासिक एवं दूसरी महासभा रांची के हरमू नदी किनारे सभा भवन के दौरान में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों ये हो जाएगा आपका जयपाल सिंह। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की दूसरी महासभा की अध्यक्षता जो है वो जयपाल सिंह ने किया था और इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे वो सैमुअल पूर्ति जी थे। तो जो ये स्वागत समिति के अध्यक्ष चुने गए थे सैमुअल पूर्ति और जबकि अध्यक्षता किसने की थी तो जयपाल सिंह ने की थी। तो जयपाल सिंह मुंडा आप जानते होंगे काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चुआर विद्रोह की प्रथम चरण का दमनकर्ता इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लेफ्टिनेंट नन, बी कह रहा है कैप्टन फोर्ब्स और सी कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गुडायर, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो झारखंड में चुआर विद्रोह के प्रथम चरण के दमनकर्ता इनमें से अगर देखा जाए तो दोस्तों कौन नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि देखिए तो सभी हैं। तो याद रखिएगा झारखंड में चुआर विद्रोह के प्रथम चरण के दमनकर्ता लेफ्टिनेंट नन कैप्टन फोर्ब्स तथा गुडायर ये सभी हैं, यानी तीनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन चेरो विद्रोह के संबंध में सही नहीं है, यानी चेरो विद्रोह से संबंधित कथन को गलत बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंपनी सरकार ने इस आंदोलन के दबाने के लिए कर्नल जोन्स को भेजा था। बी कह रहा है कि यह आंदोलन भूषण सिंह को पकड़ जाने के बाद समाप्त हो गया। सी कह रहा है इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह को 1804 में फांसी दे दी गई। डी कह रहा है कि इनमें से सभी सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पर सी जो है गलत हो जाएगा कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह को जो 1804 दिया है वहाँ पर हो जाएगा 1802, यानी कि 1802 में इनको फांसी दे दिया गया था। तो थोड़ा चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर देखें तो 1800 ईस्वी में आंदोलन छिड़ गया था, लेकिन इनको 1802 में पकड़ करके फांसी दे दिया गया था। तो 1804 का जिक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ 1802 होना चाहिए। तो सी गलत है, बाकी सभी कथन जो है वो सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि बारामसिया गर्म जल कुंड पाकुड़ जिले में स्थित है। बी कह रहा है कि रानी बहल गर्म जल कुंड मोर नदी पर दुमका में स्थित है। सी कह रहा है कि लाडलाउड हग पाकुड़ में बोरू नदी के पर स्थित है। डी कह रहा है कि शिवपुर सोता गर्म जल कुंड पाकुड़ में स्थित है। निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए, यानी कि दिए हुए कथनों में से कौन सा गलत है उसको चुनना है। तो गलत में देखिए दोस्तों तीन में से जो है कोई नहीं, यानी ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है कि बारहमसिया जल गर्म कुंड जो है पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में स्थित है। वहीं भूमका गर्म जल कुंड जो है दोस्तों रानी बहल गर्म जल कुंड रानी बहल के निकट मोर नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर देखें तो लाडलाउदुम पाकुड़ में बोरू नदी के तट पर स्थित है और शिवपुर सोता गर्म जल कुंड पाकुड़ जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी साहेबगंज पाकुड़ जिला आदि क्षेत्र में है, जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। ऑप्शन ए कह रहा है कि डेल्टा प्रकार का, बी कह रहा है कि शीत वर्षा प्रकार का, सी कह रहा है कि आर्द्र वर्षा प्रकार का और डी कह रहा है कि महाद्वीपीय प्रकार का। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो ए आपका सही हो जाएगा कि डेल्टा प्रकार का। साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलों के क्षेत्र में डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि तसर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। वहीं बी कह रहा है कि यहाँ देश के कुल तसर उत्पादन का 80% होता है। सी कह रहा है कि रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका जो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि तसर उत्पादन की दृष्टि से जो झारखंड है वो तो प्रथम स्थान रखता है, लेकिन कुल उत्पादन का यहाँ पर देखें तो 60% होता है, न कि 80% होता है। तो असत्य कथन में आपका बी राइट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो बी है यानी कि तसर उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो 60% ही होता है। बाकी सारे जो कथन है यानी कि दिखाई दे रहा है कि रेशम उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की में इसकी आवश्यकता होती है और इसी वृक्ष में इनको उगाया जाता है। तो ये बाकी देखें तो सभी कथन सही हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रेशम उत्पादन में झारखंड का 60% योगदान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है। ऑप्शन ए कह रहा है 1986 से, बी कह रहा है 1932 से और सी कह रहा है 1973 से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर 1973 ईस्वी से। तो याद रखिएगा भारत सरकार 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना चला रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित अभयारण्यों में कौन सा अभयारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तोपचांची अभयारण्य धनबाद, बी कह रहा है कि उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज, सी कह रहा है कि राजमहल पक्षी विहार साहेबगंज और डी कह रहा है पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह। तो सबसे कम बताना है दोस्तों कि जिसका क्षेत्र विस्तार सबसे कम है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो आपका
ऑप्शन के अनुसार जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि उधवा झील पश्चिम बिहार जो साहेबगंज में है, इसका विस्तार देखें तो दोस्तों 5.5 किलोमीटर आसपास क्षेत्र में है, यानी 5.65 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वही राजमहल पश्चिम बिहार जो साहेबगंज दिखा रहा है दोस्तों, इसकी अगर विस्तार का अगर चर्चा करें तो 6 देखें तो 6.5 किलोमीटर क्षेत्र पर है। और तोपचांची अभ्यारण्य जो धनबाद में है, ये अगर देखें तो 8 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, 8.75। तो इस तरह से सबसे कम अगर देखें तो उधवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज, ये लगभग 5.5 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी हो जाएगा कोडरमा, सी हो जाएगा धनबाद और डी का है कि इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कंडोरमा जिला में, तो बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोडरमा की स्थापना अगर देखिए जिला की अगर देखें दोस्तों तो 1976 में किया गया था। यह चीतल सांभर नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा की स्थापना जो है वो कोडरमा जिला में 1976 में किया गया था और यह चीतल सांभर और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है नेचर क्लब के द्वारा, बी कह रहा है राजमहल क्लब के द्वारा, सी कह रहा है राजमहल नेचर क्लब के द्वारा और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान अगर देखिए तो नेचर क्लब के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। पता होगा दोस्तों कि झारखंड राज्य बनने के बाद साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल की जो पहाड़ियाँ की इर्द गिर्द जो है नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता को सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया है। इसके तहत राज्य में लगभग कितने वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1000, बी कह रहा है कि 5000 और सी कह रहा है 10,000, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सी राइट हो जाएगा कि 10,000, यानी वन प्रबंधन एवं संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया और इसके तहत अगर देखें तो 10,000 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। ये समितियाँ जो है दोस्तों 21,860 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है कि पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है खेरवार जनजाति, बी कह रहा है सबर जनजाति और सी कह रहा है कि संथाल जनजाति और डी कह रहा है कि इनमें सभी। तो पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यानी खेरवार जनजाति। याद रखिएगा कि खेरवार जनजाति आपको कि अपने को राजपूत वंश के कुल को मानते हैं और पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति खेरवार जनजाति ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न को सही मिलान का पहचान कीजिए। ऑप्शन में अगर देखें तो एक साइड दिया है परियोजना का नाम, अब एक साइड होता है आरंभ होने का वर्ष। ऑप्शन ए कह रहा है कोनार बराज परियोजना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। बी कह रहा है कि गुनामी जलाशय परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना। सी कह रहा है कोंगा जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना और डी कह रहा है पुनासी जलाशय परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में सही मिलान कर पहचान कीजिए। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका सी राइट हो जाएगा। औरंगा जलाशय परियोजना जो है आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा चलाया गया था। वही अगर देखा जाए दोस्तों तो कोनार बराज परियोजना जो है आपका ये 8वीं न होकर के ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। और गुनामी बरिवाज परियोजना अगर देखें दोस्तों तो ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना होगा। और अगर देखना है दोस्तों आगे पुनासी जलाशय परियोजना तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। इस तरह से सब कुछ न कुछ मिस्टेक हैं, जबकि सी जो है औरंगा जलाशय परियोजना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि दिया हुआ इधर जलाशय का नाम और एक साइड में दिया हुआ दोस्तों जिले का नाम। चलिए देखते हैं। ए कह रहा है कि अपर शंख जलाशय परियोजना गुमला नदी, बी कह रहा है कि सुरंगी जलाशय परियोजना सिंहभूम, सी कह रहा है कि वासुकी सह जलाशय परियोजना रांची और डी कह रहा है कि पंचखेरी जलाशय परियोजना हजारीबाग।
कह रहा है कि कौन सा कथन सिंचाई परियोजना से संबंधित जिलों में सही है। आइए अब इसके कूट के माध्यम से बताइए कि कौन कौन से सही है। ऑप्शन ए में समझ गए अपर संघ जलाशय परियोजना गुमला, और बाकी जो है दिखाई दे ही रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा कि इनमें जो है सभी कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। तो याद रखने का कि जो अपर संघ जलाशय परियोजना गुमला में, सुरंगी जलाशय परियोजना सिंहभूम में, और बासुकी स जलाशय परियोजना रांची में, और पंचखेरी जलाशय परियोजना हजारीबाग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेथन जल विद्युत केंद्र निम्न में से किसके अधीन अक्टूबर 1957 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना, बी कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, सी कह रहा है कि मयूराक्षी परियोजना, और डी कह रहा है कोयलकारो परियोजना। तो मेथन जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें दोस्तों तो आपको ये ध्यान में होगा कि दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर 1957 ईस्वी में मेथन में जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जास्ता एक धात्विक खनिज है जो निम्न में से किस जिला में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हजारीबाग, बी कह रहा है पलामू, सी कह रहा है कि रांची, डी कह रहा है कोडरमा। तो अगर जास्ता की अगर बात करें दोस्तों तो जास्ता देखें तो जास्ता संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची व सिंहभूम जिले में पाया जाता है, जबकि कोडरमा जिले में नहीं पाया जाता। कोडरमा जिले अब्रक की खान, आपको पता होगा कोडरमा को अब्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण रेखा एवं खरकई, स्वर्ण रेखा एवं कुकरा नदी, बी कह रहा है स्वर्ण रेखा एवं कांची नदी, सी कह रहा है स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी, और डी कह रहा है खरकई एवं कांची नदी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि टिस्को की स्थापना जो है स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। कोकिंग कोयला झरिया से, बी कह रहा है कि लोह अयस्क कयोंझर की खान कहाँ है दोस्तों उड़ीसा में, और सी कह रहा है कि चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, डी कह रहा है कि इनमें सभी सही हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इनमें जो सभी सही आपके कथन दिखाई देंगे यानी कि डी आंसर राइट है। तो याद रखिएगा कि जो बोकारो स्टील प्लांट है और एक टाटा आयरन स्टील प्लांट, दो ही झारखंड में जो है जो 9 बड़े बड़े रत्न कंपनियों में नाम आता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों कि जो कोकिंग कोयला है, कोकिंग कोयला आप अगर देखें दोस्तों तो झरिया से इनकी जो सप्लाई होती है, लो अयस्क जो है कयोंझर की खान में, और सी हो जाएगा चूना पत्थर यानी मध्य प्रदेश से। तो ध्यान में रखिएगा कि जो झारखंड में यानी पूरे भारत देश में 9 बड़े बड़े उद्योग हैं उसमें से 2 आपके हैं जो झारखंड में प्लांट लगी हुई है, एक बोकारो और एक टाटा प्लांट। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुरी रांची में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए में हो जाएगा 1924 में, बी हो जाएगा 1938 में, और सी हो जाएगा 1964 में, और डी हो जाएगा 1943 में। तो यहाँ पर ध्यान रखें झारखंड के मुरी रांची में इंडियन एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो है 1938 ईस्वी से की गई है। 1938 ईस्वी से इसकी स्थापना हुई थी और देखें तो अभी भी ये कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जपला, बी हो जाएगा खलारी, यहाँ खिलारी लिख दिया है, और सी हो जाएगा कुमार धुबी, और डी हो जाएगा झीक पानी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जापला वाला जो हो गया पलामू जिला में है, खिलाड़ी जो रांची में है, और कुमार धुबी जो धनबाद में है, ये सभी देखें तो चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। जबकि झीक पानी जो होता है दोस्तों ये सीमेंट बनाने में जो लोह के अवशिष्ट जो चूर्ण बनते हैं उसके द्वारा सीमेंट बनाया जाता है झीक पानी वाला से। तो हो जाएगा आपका कि जो सीमेंट में अगर देखें तो चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है, वो कौन करता है, झीक पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयाँ जमशेदपुर की नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड, बी कह रहा है कि इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, सी कह रहा है कि रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, और डी कह रहा है कि श्री राम बॉल वेयरिंग।
इसमें बता रहे हैं कि कौन जो है जमशेदपुर की इकाई नहीं है। तो आपको याद रखा होगा दोस्तों कि श्री राम बॉल बेयरिंग जो है रांची जिले के रातू में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका रांची में। बाकी जो ऊपर से 3 इकाइयाँ देख रहे हैं, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड और इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड और रेलवे इंजीनियरिंग वर्क, सभी जो हैं जमशेदपुर में है, इनकी इकाइयाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टोरी लातेहार को लाह निर्माण की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम स्थान, बी कह रहा है कि दूसरा स्थान, सी कह रहा है तीसरा स्थान और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा दोस्तों कि जो टोरी जो लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ये जो है लाह निर्माण की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है और ऐसे में एशिया में भी प्रथम स्थान पर होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूइंहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूइंहरी सर्वे आरंभ किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैप्टन विल्किंसन के द्वारा, बी कह रहा है कि मिस्टर लिस्टर के द्वारा, सी कह रहा है कि जॉन वेंटेस्टिड हॉफमैन के द्वारा और डी कह रहा है कि बाबू राखलदास हल्थर के द्वारा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो डी आपका राइट हो जाएगा, बाबू राखलदास हल्थर के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा भूइंहरी भूमि के स्थानीय जमींदारों एवं मझियस भूमि की चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 में बाबू राखलदास हल्थर की देखरेख में भूइंहरी सर्वे जो है आरंभ किया गया था और 1869 तक ये चला था। सरकार की ओर से अगर देखें तो अनुसूचित जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने का ये प्रभावी और पहला कदम माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय निम्न में से किन्हें जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जॉन वेस्टिस हॉफमैन का, बी कह रहा है कि मिस्टर लिस्टर का, सी कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय और डी कह रहा है विल्किंसन जी का। तो यहाँ पर देखिए तो CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय देखिए तो जॉन वेस्टिस हॉफमैन को जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CNT एक्ट 1908 की धारा 16 के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत पहले किसी स्थानीय प्रथा के द्वारा किसी भूमि में किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो तो उस भूमि पर खाली स्थान यानी कि कितने वर्ष न तो खेती की हो और न ही उसे धारित किया हो तब भी उस पर उसका विद्यमान अधिभोगाधिकार बना रहेगा। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, ये होता है 12 वर्ष तक, यानी ऑप्शन के अनुसार 12 वर्ष देखें तो आपका डी राइट हो जाएगा। आपको पता होगा CNT एक्ट की धारा 16 के अनुसार ऐसे प्रत्येक को, मतलब ऐसा प्रत्येक जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व किसी भी अधिनियम के प्रवर्तन के द्वारा स्थानीय रूढ़ी प्रथा के द्वारा अन्यथा किसी अधिभोगाधिकार को या उस भूमि में इस तथ्य के होने पर भी आधाधिभोगार जो होता है वो होगा और उस भूमि पर 12 वर्ष के काल अवधि के लिए न तो खेती की हो और न ही उसे धारित किया हो। तो एक सीमित रखा गया है 12 वर्ष की अवधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई डिग्री आदेश पारित किया जा सकता है, बी कह रहा है कि कोई डिग्री आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, सी कह रहा है कि कोई डिग्री आदेश पारित किया जा सकता है और न ही भी किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, न्यायालय के विवेक पर है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर धारा पढ़ेंगे दोस्तों 47 यानी 47, तो धारा 47 के अनुसार कहता है कि किसी न्यायालय के द्वारा किसी भी रैयत को उसकी जोत या किसी विभाग में अधिकार के विक्रय के लिए न तो कोई डिग्री आदेश ही पारित किया जाएगा और न ही ऐसे अधिकार किसी डिग्री आदेश के निष्पादन में विक्रय ही किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए तो आपका बी सही हो जाएगा, कोई भी डिग्री आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अधिकार अभिलेख की भूलों की राजस्व अधिकारी के द्वारा शुद्धि की जाएगी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि यानी कि अधिकार अभिलेख के अनुसार अगर क्वेश्चन में है दोस्तों कि कोई भूल हो जाता है राजस्व अधिकारी के द्वारा तो उसमें शुद्धिकरण के लिए यानी उसमें सुधार जो है कितने दिनों में की जाएगी। अब ऑप्शन को सुनिए। ऑप्शन कह रहा है कि इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख में
5 वर्ष के भीतर, बी कह रहा है कि इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, सी कह रहा है कि इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 2 वर्ष के भीतर और डी कह रहा है इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 3 वर्ष के भीतर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अगर देखिए तो ये सही हो जाएगा कि इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण की तारीख में 5 वर्षों के भीतर। यानी कि इसको थोड़ा सा अगर ऑप्शन को देखते हैं तो सेंटेट की धारा 90 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख की भूलों को राजस्व की अधिकारी या शुद्धि इसके अंतिम प्रकाशन प्रमाण पत्रों की तारीख से 5 वर्ष के भीतर की जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों को अनैच्छिक परिवारों के विस्थापन की संभावना हो तो वह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन यानी SAI स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थानों का प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 दिन, बी कह रहा है दोस्तों 15 दिन, सी कह रहा है कि 20 दिन और डी कह रहा है कि 30 दिन। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका 15 दिन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा कि किसी भी प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन अथवा किसी भी अन्य कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवार का अनैच्छिक परिवारों के विस्थापन की संभावना हो तो वह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति के 15 दिन के अंदर जो है आदेश के माध्यम से गांव क्षेत्र या स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, यानी 15 दिन के बाद उसकी घोषणा किया जाता है। जो आप पढ़ेंगे इसको अगर बढ़िया से अगर देखेंगे दोस्तों तो जो किसी भी जमीन भूमि अधिग्रहण के लिए विस्थापन जो नियम बना था उसमें यह प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण की स्वीकृति करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुलिस महानिदेशक यानी कि जो होता है DGP जिसको होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बी कह रहा है कि उपायुक्त होंगे, सी कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक होंगे यानी कि यहाँ पर देखिए SP होंगे, एक होता है पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके पुलिस अधीक्षक यानी SP साहब होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अनुसार प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकृति करने के संबंध में निर्णय जो होता है स्क्रीनिंग समिति के द्वारा लिया जाता है और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो पुलिस अधीक्षक होंगे तथा अन्य सदस्य के रूप में जिला दंडाधिकारी और अपर पुलिस महानिदेशक और विशेष शाखा के द्वारा एक एक अधिकारी मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि मधु कोड़ा, बी कह रहा है कि अर्जुन मुंडा, सी कह रहा है रघुवर दास और डी कह रहा है कि हेमंत सोरेन। तो यहाँ पर अगर देखिए तो झारखंड राज्य के गठन के 15 वर्ष के बाद झारखंड की पहली स्थानीय नीति जो है वो रघुवर दास के द्वारा 2016 ईस्वी में घोषणा किया गया था, जो देखें तो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लाभुकों अगला प्रश्न दोस्तों, लाभुकों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बिचौलियों से मुक्ति के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन ए में कहता है अनुश्रवण पर आधारित निगरानी को बढ़ावा, बी कह रहा है कि जन सहभागिता पर आधारित निगरानी को बढ़ावा, सी कह रहा है कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बिचौलियों से मुक्ति के बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें सभी कथन जो हो जाएंगे वो सही हो जाएगा। क्या अनुश्रवणों पर आधारित निगरानी को बढ़ावा देना, जन सहभागिता पर आधारित निगरानी को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। तो इस तरह से देखें तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंदिर के संबंध में धारणा है कि हिमालय से शिवलिंग ले जाते समय लंकापति रावण ने इसे यहीं रखा था और शिव के वरदान के अनुसार इसे पुनः उठा नहीं सका था। ऑप्शन ए कह रहा है कि युगल मंदिर, बी कह रहा है कि तपोवन मंदिर, सी वासुकी नाथ धाम और डी कह रहा है कि दशीस महादेव मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दशीस महादेव मंदिर। दशीस महादेव मंदिर के संबंध में धारणा है कि हिमालय के शिवलिंग लंका ले जाते समय लंकापति ने इसे पलामू जिले के दशीस महादेव मंदिर के स्थान पर रखा था और यहीं पर यह मंदिर देखे तो दोबारा नहीं उठा सका और यहीं पर ये रह गया, यानी कि जो इसमें मूर्ति पर स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। कोहबर चित्रकला झारखंड के किस क्षेत्र में अधिक देखा जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है हजारीबाग क्षेत्र में, बी कह रहा है खूंटी में, सी कह रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में और डी कह रहा है कि दुमका में।
तो कोहबर चित्रकला अगर देखें दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा, ये बिरहोर जनजातियों की का है, और बिरहोर जनजाति अधिकतर देखें तो हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो आपका ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन का रहा है कि 2 दिन, बी का रहा है कि 3 दिन, सी का रहा है कि 4 दिन और डी का रहा है 5 दिन। तो सरहुल पर देखें तो लगभग इसको 4 दिन मना लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम दिन जो होता है वो मछली का अभिषेक तथा जल का घर आंगन में छिड़काव किया जाता है, यानी मछली खाया जाता है और जल मतलब का अभिषेक किया जाता है, घर आंगन में छिड़काव किया जाता है। दूसरे दिन में देखें तो उपवास किया जाता है और पाहन के द्वारा साल के 9 पल्लव को, यानी जो साल वृक्ष होता है उसके जो 9 पल्लव होते हैं उसको सूप में लेकर घर घर के दरवाजे में लगाया जाता है, यानी घर के दरवाज़ा होता है दोस्तों उसमें खोस दिया जाता है। और तीसरे दिन जो सरई फूल का सरसों में प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है और देवी देवताओं की पूजा किया जाता है, और चौथे दिन में सरई फूल का विसर्जन किया जाता है। तो याद रखिएगा, सरहुल पर्व इस तरह से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बहुरा पूजा कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, बी कह रहा है कि बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, सी कह रहा है कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, और डी कह रहा है कि भादो महीना की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि बैसाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि बहुरा जो पर्व होता है ये अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि सिंगा वाद्य यंत्र को निम्न में से किस नृत्य में विशेष रूप से बजाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पैका नृत्य में, बी कह रहा है कि डोमकच में, सी कह रहा है कि छऊ में, और डी कह रहा है कि इन सभी में। तो यहाँ पर अगर देखें तो आंसर हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा कि सिंगा को छऊ नृत्य के समय बजाया जाता है। जब छऊ नृत्य के देखिए दोस्तों तो हथियार धार में वीर रस की प्रधानता होती है, तब सिंगा की उपस्थिति अनिवार्य हो जाता है। और सिंगा जो होता है भैंस या जो गाय होती है उसको सींग से बनाया जाता है, उसको कोने में छेद करके फूंक के बजाया जाता है सिंगा को, यानी सींग का रहता है, इसलिए इसका नाम वाद्य यंत्र का सिंघा है, जो सुशीर वाद्य यंत्र में नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के आरंभिक हिंदी कवि निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैजनाथ पोदार, बी कह रहा है कि कवि रामची वी जी, और सी कह रहा है कि चिरंजीव लाल शर्मा, और डी कह रहा है कि इनमें सभी। तो देखिए दोस्तों, तो झारखंड में अगर देखा जाए कि आरंभिक कवियों में बैजनाथ पोदार, चिरंजीव लाल शर्मा, कवि रांचीवी और कवि राज देवंकी, नंदन शर्मा आदि के नाम आते हैं। तो इस तरह से देखें तो इनमें सभी आंसर जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 91 संशोधन, बी में कह रहा है कि 92 संशोधन, और सी में कह रहा है 93 संशोधन, और डी में कह रहा है कि 95 संशोधन। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि 92वें संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, क्योंकि झारखंड की एक ही मातृभाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है कि कैंपवेल के द्वारा संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन कब किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1873 ईस्वी में, बी कह रहा है कि 1936 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 1899 में, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका सी राइट हो जाएगा कि 1899 ईस्वी में। नहीं, 1899 में कैंपवेल के द्वारा संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली काव्य संग्रह कुकमू के लेखक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि उमा शंकर, बी कह रहा है कि डोमेन साहू समीर, और सी कह रहा है कि बाल किशोर साहू, और डी कह रहा है कि जनार्दन प्रसाद झा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल किशोर साहू। तो याद रखिए, देवनागरी लिखी ये संथाली का प्रथम काव्य संग्रह जो कुकमू है यानी स्वपन है, जो बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाली भाषा की कृति गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके लेखक कौन हैं।
ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि रामेश्वर मुर्मू, बी में कह रहा है कि भाया हंसदा, सी है आदित्य मित्र और डी कह रहा है रामचंद्र मुर्मू। तो याद रखिए गुरु गोमती पंडित रघुनाथ मुर्मू को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके लेखक है रामचंद्र मुर्मू जी। तो इस तरह से इसका आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोस्नर इवेंजेलिकल लूथर मिशन का किस वर्ष विभाजन हो गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1849 में, बी कह रहा है 1899 में, सी है 1845 में और डी कह रहा है कि 1869 में। तो याद रखेंगे गोस्नर एलिजिकल लूथर मिशन का देखें तो 1869 ईस्वी में जो है दोस्तों विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद देखो तो ये बन गया GEL मिशन और SPG मिशन, तो दो में बट गया था, GEL मिशन और SPG मिशन में तब्दील हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि रांची स्थित यानी सेंट जेवियर कॉलेज का स्थापना किस मिशन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि गोस्नर मिशन के द्वारा, बी में कह रहा है कि SPG मिशन के द्वारा, सी में कह रहा है कि रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा और डी कह रहा है कि डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका सी राइट हो जाएगा, रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा। यानी कि रोमन कैथोलिक मिशन ने 1885 ईस्वी में अपनी शैक्षणिक गतिविधि आरंभ की और 7 जुलाई 1940 ईस्वी को देखो तो सेंट जेवियर इंटर कॉलेज का आरंभ हुआ, जो 1948 ईस्वी में डिग्री स्तर का हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों का सही मिलान करें। ऑप्शन ए कह रहा है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है आपको मिलाना है। इसके बाद होता है झारखंड पुलिस अकादमी, फिर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्कूल और डी कह रहा है कि कोबरा प्रशिक्षण केंद्र। अगर इसको मिलाएंगे दोस्तों तो इसका अगर देखेंगे तो हम मिला दे रहे हैं श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। अगर आप जो बनेंगे BDO-CO तो आपका ट्रेनिंग यहीं होगा दोस्तों, और ये कहाँ है तो रांची में है। और झारखंड पुलिस अकादमी जो अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा हजारीबाग में है। और ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्कूल जो है वो हो जाएगा आपका जमशेदपुर में है। और कोबरा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कोडरमा में। इस तरह से अगर इसको देखें दोस्तों तो ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पोटा हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्य में बैडमिंटन खेलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, बी है कि खेल मैदान विकसित करना, सी है कि राज्य में सभी खेलों के विकास में योगदान देना और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पोटा हो खेल विकास योजना का लक्ष्य जो है वो राज्य भर में खेल के मैदान को विकसित करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो बी आपका सही हो जाएगा कि खेल के मैदान को विकसित करना ही पोटा हो खेल विकास योजना का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी सही कथन को बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लगभग 45 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया जाएगा। बी में कह रहा है कि इस निवेश सहायता योजना के द्वारा झारखंड सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। और सी कह रहा है कि इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के माध्यम से किसानों को लाभ देगी। और डी कह रहा है कि सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो आप अगर देखेंगे दोस्तों तो किसी आशीर्वाद योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में लगभग 45 लाख एकड़ जो है कृषि भूमि को कवर किया जाएगा ताकि झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इस तरह से देखें तो उपरोक्त जो कथन है आपका डी वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन होता है दोस्तों, और विधवा पेंशन और विकलांग यानी दिव्यांगंज जो होते हैं, दिव्यांश जिसको बोल सकते हैं, पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 600 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 8,000 रुपये, बी कह रहा है कि 1,000 रुपये, सी कह रहा है 1,200 रुपये और डी कह रहा है 1,500 रुपये। तो इसे देखिए दोस्तों तो जो पेंशन योजना है इसे 600 से बढ़ा करके 1,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यात्रा भगत का जन्म निम्न में से किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है कि उरांव परिवार में, बी कह रहा है कि मुंडा परिवार में, सी कह रहा है भगत परिवार में और डी कह रहा है कि कोल परिवार में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा आपका उरांव परिवार में। कि टाना भगत आंदोलन के जनक यात्रा भगत का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1888 के गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के चिरांजी नावाटोली गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि टीके तुमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है कि भेरी गांव लोहरदगा, बी कह रहा है कि सतरंजी यानी होता है बड़कागढ़, और सी कह रहा है कि खुदिया लोटवा गांव ओरमांझी, और डी कह रहा है दोस्तों कि खटंगा पाटर गांव ओरमांझी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान है कि टीके तुमराव सिंह का जन्म जो है दोस्तों ओरमांझी प्रखंड के खटंगा पाटर गांव में हुआ था। तो इस तरह से अगर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल बारी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है दोस्तों वो गलत है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कि अब्दुल बारी के झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी कह रहा है कि अब्दुल बारी ने 1928 ईस्वी का टाटा एंड आयरन स्टील वर्क की हड़ताल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सी कह रहा है कि 28 मार्च 1947 ईस्वी को पटना में उनकी हत्या कर दी गई। डी कह रहा है कि सभी कथन जो है वो असत्य हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील वर्क्स की हड़ताल को समाप्त किया था, न कि आपके दो अगर देखें तो ये अब्दुल बारी ने किया था। तो इस तरह से अगर देखें तो बी जो कथन है वो आपका असत्य हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो 1936 ईस्वी में टाटा जो वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व अब्दुल बारी ने किया था, और अब्दुल बारी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से भूमिका रहा था। चलिए तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर आपका जो है ये जो बी वाला कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हड़ताल को समाप्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ऑप्शन ए में पलामू हो जाएगा, बी में हो जाएगा कोडरमा, सी में हो जाएगा लातेहार, और डी में हो जाएगा गिरिडीह। तो इस तरह से अगर देखें तो आपका जो लातेहार जिला है दोस्तों ये बिहार को स्पर्श नहीं करता है। बाकी 10 ऐसे ज़िले हैं जो आपके बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं, जैसे कोडरमा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ये जब एरिया जो है दोस्तों ये सब बिहार को स्पर्श करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में युग के आगमन के क्रम में सजाएं, यानी युग का आरंभ कैसे हुआ उसको सजाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहा होगा दोस्तों, ए में कह रहा पाषाण युग, बी में लोह युग, सी में मतलब तीसरा में ताम्र युग, और 4 में है ताम्र पाषाण युग, और 5 में हो जाएगा कांस्य युग। अब पुट के माध्यम से बताना है कि कौन सही होगा। तो चलिए बताते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले कभी भी आएगा दोस्तों तो पाषाण युग आएगा। तो यहाँ पर एक किस में है, तो एक देखें तो आपका 2 में दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है ऑप्शन में। अगर इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो पाषाण युग के बाद आएगा कौन सा दोस्तों, तो ताम्र पाषाण युग होगा, यानी तांबा का युग और पाषाण के युग यानी सम्मिलित रूप। तो इसमें अगर देखें तो आपका बी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार ए आपका सही जम रहा है। तो पहले पाषाण युग, फिर ताम्र पाषाण युग, इसके बाद देखें तो फिर ताम्र युग आता है। ताम्र युग के बाद अगर देखें तो कांस्य युग आएगा, और कांस्य युग के बाद फिर लोह युग आता है। तो इस तरह से देखें तो आपका ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कह रहा है 81, बी कह रहा है 82, और सी कह रहा है 81, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी राइट हो जाएगा कि झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 हो गया है। आपको पता होगा कि झारखंड सहित देश के 13 राज्यों में विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो समुदाय होता था दोस्तों, इसकी जो है सदस्यता अब समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 126वां संविधान संशोधन के द्वारा देश भर के लोकसभा और विधानसभा के सीटों के लिए SC AT के ST जो होता है उसके आरक्षण के अलग से 10 वर्षों के लिए प्रोविज़न किया था। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं इनके लिए कोई भी अभी आरक्षण की व्यवस्था जो है वो 20 में ही समाप्त हो गया, और इसके लिए फिर से कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया। तो इस तरह से देखें तो 25 जनवरी 2020 से अब इसकी जो है एंग्लो इंडियन सदस्यों की सदस्यता जो है समाप्त हो चुकी है। अब पूरे देखें तो भारत देश में 13 राज्यों में। तो इस तरह से हमारे झारखंड में भी एक एंग्लो इंडियन होता था, और टोटल संख्या अगर देखें तो 82 होता था, लेकिन वर्तमान में अभी देखें तो एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया, अब टोटल संख्या 81 ही रह गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नया अपडेट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड सरकार ने निम्न में से किस उद्योगों की स्थापना के लिए NOC की आवश्यकता ने झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकता को खत्म कर दिया है।
ऑप्शन ए कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के, बी में कह रहा है पर्यटन के लिए और सी में कह रहा है फिल्म उद्योग के लिए और डी कह रहा है इनमें सभी के लिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इनमें सभी के लिए हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार ने कुछ उद्योगों जैसे पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म उद्योग, ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा आदि विशेष प्रयास का क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत देखिए तो उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी की जो होती है आवश्यकता नहीं होती है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन के लिए और फिल्म उद्योग के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ISFRA रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भाग में वन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 21.42% भाग, बी कह रहा है कि 33.32% भाग और सी कह रहा है कि 31.72% और डी कह रहा है कि 29.62%। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका डी राइट हो जाएगा 29.62% भाग पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने किस ब्रिज की संरक्षण के लिए इसे देवघर और रांची में 10 हेक्टेयर में इन्हें पारित किया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जामुन, बी कह रहा है पलास, सी कह रहा है कि शीशम और डी कह रहा है कि साल ब्रिज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों डी साल ब्रिज। अगर आप दीपक को पता होगा कि राज्य का राजकीय ब्रिज साल ब्रिज ही है, तो साल ब्रिज की अत्यधिक तस्करी के कारण झारखंड सरकार ने इसे संरक्षित करने का जो है वो प्रयास कर रहा है और इसी के तहत देवघर और रांची में 10 हेक्टेयर में से देखिए तो संरक्षण के लिए फिर से वृक्षारोपण की प्रक्रिया को जारी रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन बंधु योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले को चुना गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा गोड्डा जिले को, बी में हो जाएगा पाकुड़ जिले को, सी में रांची जिले को और डी में हो जाएगा हजारीबाग को। तो वन बंधु योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा देखिए भारत सरकार के द्वारा अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको पाकुड़ जिले को चुना गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पाकुड़ जिले के जो लिट्टीपाड़ा प्रखंड को चुना गया है और यहाँ पर जन संचयन के तहत यानी जल संचयन के तहत देखिए तो नए तालाब, चेक डैम, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस खरीद, मानव संपदा के कार्यक्रम जैसे संबंधित योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई। सी कह रहा है कि इसके तहत लाभार्थी को कम से कम 1 एकड़ और अधिकतम से 50 से 1 एकड़ से अधिकतम जो होता है 1 एकड़ मतलब कहा गया कम से कम 1 एकड़ और अधिकतम जो होता है 50 एकड़ में वृक्ष रोपित करेगा। और डी कह रहा है कि पौधों पर होने वाले खर्च के 25% की आपूर्ति जो है लाभार्थी को करना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए था एक टू डी मतलब ये होना चाहिए उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी रहता तो सही होता क्योंकि ऑप्शन में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि वन जन योजना का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों कि 2015 में शुरू किया गया और निजी भूमि कर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए और इसमें एक लिमिट है कि एकड़ से लेकर के 50 एकड़ तक आप वृक्ष लगा सकते हैं। और ये भी कहा गया कि इस खर्च जो होगा उसका जो है पहले 50% था कि इस वन में कि 50% सरकार खर्चा करेगी, 50% आपको करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये कह दिया है कि इसको बढ़ावा देने के लिए कि 75% सरकार खर्च देगी। आपके वृक्ष लगाने ये सब करने में जो खर्च आएगा उसको पोषने में कम से कम 3 साल तक जो है खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। तो इस तरह से देखिए तो सभी कथन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि विश्व में बाढ़ के कारण मृत्यु होने में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम स्थान, बी कह रहा है द्वितीय स्थान और सी का तृतीय स्थान और डी कह रहा है कि चतुर्थ स्थान। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों विश्व में बाढ़ के कारण होता है दूसरी सर्वाधिक मृत्यु जो है भारत में होती है और प्रथम जो है वो बांग्लादेश का है। तो इस तरह से अगर देखें तो बी आपका सही हो जाएगा कि द्वितीय स्थान भारत का है और प्रथम जो है वो बांग्लादेश का है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी NDMP किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी की गई। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, बी कह रहा है कि इंद्र कुमार गुजराल और सी कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि नरेंद्र मोदी जो जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की और देश में इस तरह तैयार यह पहली योजना है। यहाँ पर इसका आंसर नरेंद्र मोदी डी हो जाएंगे।
यानी डी नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लाइटिंग से संबंधित आपदा से बचने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, यह किस संस्था ने किया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि एनआईटी जमशेदपुर, बी कह रहा है कि बीआईटी मेसरा, सी कह रहा है कि बिरसा कृषि विद्यालय और डी कह रहा है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि आपका आंसर डी हो जाएगा कि जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन जो है संस्थान है लाइटिंग से निपटने हेतु काम करता है और इस संस्था में लाइटिंग से बचने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में राज्य की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 75%, बी कह रहा है 50% और सी कह रहा है कि 30% और डी कह रहा है कि 25%। तो याद रखिएगा राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष के तहत अगर देखें तो राहत के लिए धन एकत्रित किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो 75% पैसा देती है और जो आपका जो राज्य की जो हिस्सेदारी होती है वो 25% की होती है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि राज्य के स्कूलों में किस ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक्स हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन में ए कह रहा है कि ई अपडेट ऐप, बी कह रहा है कि ई विद्या वाहिनी और सी कह रहा है कि ई शिक्षा ऐप और डी कह रहा है कि ई फिंगर ऐप। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका बी सही हो जाएगा, ई विद्या वाहिनी ऐप। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि नए साल से सभी बच्चों को बायोमेट्रिक्स हाजिरी अनिवार्य कर दिया गया है और सभी शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से अपनी बायोमेट्रिक्स हाजिरी बनाएंगे और ऐसा नहीं करने पर शिक्षकों का वेतन जो है वो रोक दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवाद के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए में कहा जाएगा अंजलि कश्यप, बी में हो जाएगा प्रिया मरांडी और सी में हो जाएगा अनीता सिंह और डी में हो जाएगा पारुल वर्मा का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राइट हो जाएगा कि प्रिया मरांडी का। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो प्रिया मरांडी हैं ये भी यहाँ इनको चयन हुआ है कि विभिन्न भाषाओं में अगर देखें दोस्तों तो संसदों में उनके अनुवाद के लिए व्यक्तियों को चुना जाता था, जिसमें से 32 भाषा विशेषज्ञ की अनुमति दी जा रही थी। उनमें से झारखंड की प्रिया मरांडी की भी नियुक्ति की गई है, जो देखें तो साहेबगंज जिले के निवासी हैं प्रिया मरांडी जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चेनब जो शब्दर किस खेल से संबंध रखती हैं? तो चेनब शब्दर जो है किस खेल से संबंध रखती हैं? ये पर ऑप्शन है दोस्तों हॉकी से, बी कह रहा है कि फुटबॉल से, सी कह रहा है कि स्केटिंग से और डी कह रहा है कि तीरंदाजी से। तो इनका जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा स्केटिंग से है। तो याद रखिए कि चेनब सदर झारखंड के एक स्केटिंग खिलाड़ी हैं और ये चर्चे में है क्योंकि इनका चयन जो है विशेष प्रशिक्षण के लिए हुआ है और झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा इनका किया गया है और इन्हें ट्रेनिंग जो है पुणे में दी जाएगी। और ये देखें दोस्तों तो केवल 11 साल के हैं और पिछले देखें तो जो 57वां रोलर स्केटिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 65वीं स्कूल गेम्स के रूप में ये खेल चुके हैं। तो इस तरह से इनका भी चर्चे में रहे तो इसलिए प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय में देश के 28 प्रमुख राज्यों की रैंकिंग में झारखंड कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 10वें स्थान पर, बी कह रहा है 15वें स्थान पर, सी कह रहा है कि 25वें स्थान पर और डी कह रहा है कि सी कह रहा है 20वें स्थान पर और डी कह रहा है 25वें स्थान पर। तो आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय में झारखंड काफ़ी पीछे रहता है और यहाँ पर अगर देखें तो आपका इस नंबर में जो है वो 28 राज्यों में 25वें स्थान पर हम लोग आते हैं। तो याद रखिएगा कि इस मामले में अगर ख़राब हालत वाले राज्यों को अगर देखें तो बिहार हो गया, मणिपुर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और झारखंड, ये सब नीचे स्थान पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विनीता टोप्पो का निधन हो गया, वे क्या थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि एथलीट थी, बी हो जाएगा लेखिका थी, सी कह रहा है कि कलाकार थी और डी कह रहा है कि हॉकी खिलाड़ी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर के एथलीट और झारखंड राज्य के स्पोर्ट जो प्रमोशन सोसाइटी में कार्यरत विनीता टोप्पो का निधन हो गया है और ये देखें तो एथलीट के खिलाड़ी थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये एथलीट खेलती थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति यानी झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितने हैं दोस्तों? 8। आदिम जनजाति की महिला यानी पहली महिला पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पहली बार हुआ है। तो पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए हो जाएगा कृतिका बन्ना, बी हो जाएगा चांदनी सिंह और सी हो जाएगा चंचला कुमारी और डी हो जाएगा अनन्या तिर्की।
तो याद रखिएगा दोस्तों, जो अभी से जो 6th JPSC का रिजल्ट आया था उसमें चंचला कुमारी जी का चयन हुआ है। तो याद रखिएगा, झारखंड की आदिम जनजाति में कोरवा की पहली झारखंड प्रशासनिक अधिकारी यानी कोरवा जनजाति जो है दोस्तों, उसमें पहली झारखंड महिला की, मतलब महिला में अगर देखें दोस्तों, झारखंड प्रशासनिक अधिकारी सेवा में चंचला कुमारी का चयन हुआ है। ये देखिए तो गढ़वा जिला की निवासी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में केंद्र सरकार को लक्ष्य के तहत किस वर्ष तक 33% हरियाली का लक्ष्य दिया गया है। ऑप्शन ए में करेगा 2033 तक, बी में करेगा 2022 तक, और सी में करेगा 2025 तक, और डी में करेगा 2024 तक। तो एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप झारखंड को कि 33% वनों की जो है उसकी लाइए औसतन, और हरियाली को बढ़ाइए। इसके लिए 2022 तक इसको लक्ष्य दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी GSI के सर्वेक्षण में झारखंड में पहली बार किस धातु का भंडार मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा टंगस्टन का, बी हो जाएगा अफ्रीकी सेना का, सी हो जाएगा जर्मन सिल्वर का, और डी हो जाएगा रेडियम का। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि झारखंड में पहली बार गढ़वा के सलतुआ में टंगस्टन धातु का भंडार मिला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। यानी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने नई जानकारी केंद्र को भेजी है, जिसमें बताया है कि टंगस्टन का जो क्षेत्र है वो गढ़वा जिले के सलतुआ वाले क्षेत्र में देखने को मिला है। इससे पहले देखिए दोस्तों टंगस्टन की खान जो है वो राजस्थान के नागौर जिला में है। तो ये जो अगर यहाँ अगर ऐसा होता है तो दूसरी खान होगी ये। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा तीरंदाजी की, बी हो जाएगा फुटबॉल की, सी हो जाएगा हॉकी का, और डी हो जाएगा बैडमिंटन का। तो याद रखिएगा कि जो ब्यूटी डुंगडुंग है हॉकी खेल से संबंध रखती है और झारखंड की सिमडेगा जिले की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कमलनाथ प्रजापति का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक से, बी में हो जाएगा मूर्तिकार एवं चित्रकारी से, सी में हो जाएगा पत्रकारिता से, और डी में हो जाएगा कुरुख लेखन से। तो यहाँ पर याद रखिएगा हाल ही में कमल प्रजापति का जो निधन हो गया वो मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। तो याद रखिएगा कि एक प्रसिद्ध जो मूर्तिकार एवं चित्रकार कमलनाथ प्रजापति का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने झारखंड से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा धर्मेंद्र तिवारी, बी में हो जाएगा मिथिलेश कुमार सिंह, और सी में हो जाएगा धनीराम भोक्ता, और डी में हो जाएगा राजकुमार महतो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ये धर्मेंद्र तिवारी। तो याद रखिएगा कि टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति ने प्राप्त किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर अगर देखें दोस्तों तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए ही दिया जाता है। यह पुरस्कार देखें तो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए में कहता है गुमला जिले, बी में कहता है लोहरदगा जिले, और सी कहता है रांची जिले, और डी कहता है जमशेदपुर। तो यहाँ पर आपका देखेंगे दोस्तों तो जो झारखंड में अगर पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत जो हुआ था ये आपका हुआ था रांची जिले से। तो याद रखिएगा कि झारखंड के रांची जिले से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत हुई थी, और इस रथ के माध्यम से रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी दी जानी थी। तो इस तरह से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। और ये देखिए तो झारखंड के करीब 48% बच्चे जो कुपोषित हैं, जिससे इसे एक अच्छा पहल कह सकते हैं कि शुरुआत है, ताकि लोगों को कुपोषण से मुक्ति मिल सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार गुरु श्याम चरण पति का निधन हो गया, वह किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए में हो जाएगा छऊ नृत्य कला से, बी में हो जाएगा चित्रकला से, सी में हो जाएगा संगीत से, और डी में हो जाएगा वादक से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों छऊ नृत्य कला से। यानी कि देखिए दोस्तों आपका यथा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छऊ नृत्य कला को ख्याति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री गुरु श्याम चरण जी हैं, और इनका जो निधन है वो 29 अक्टूबर को हो गया। तो इस तरह से 80 वर्ष की उम्र के थे
और इनका निधन फिलहाल में हुआ है, इसलिए भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस जिले का चयन किया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि रांची, बी में कह रहा है खूंटी और सी कह रहा है कि ए और बी दोनों और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद होगा कि झारखंड जो ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने झारखंड के बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की है और झारखंड में लगभग देखें तो 12 से 15% भूमि इसके लिए उपयुक्त माना जाता है और ये जो एरिया को चुना गया है रांची और खूंटी को चुना गया है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के सत्यनारायण का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए कह रहा है हॉकी, बी कह रहा है क्रिकेट और सी कह रहा है फुटबॉल और डी कह रहा है दोस्तों वॉलीबॉल। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये जो हैं आपके खिलाड़ी सत्यनारायण जी, ये उनका खेल जो था वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो सत्यनारायण जी का हाल ही में निधन हो गया और ये देखिए तो सिंहभूम के वॉलीबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नागवंश का कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संबंध जो थे वो सौहार्दपूर्ण थे? ऑप्शन ए कह रहा है कि मधुकर शाह, बी में कह रहा है कि दुर्जन शाह और सी कह रहा है कि रघुनाथ शाह और डी कह रहा है कि राम शाह। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि जो राजा राम शाह था जो नागवंश का शासक था और उसके संबंधकालीन जो थे औरंगजेब थे और इन दोनों का संबंध जो था ये मधुकर संबंध था, सौहार्दपूर्ण संबंध था। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। बाकी आपको पता होगा दुर्जन शाह को जेल में डाला गया था, हेरा परखी के लिए छोड़ा गया था। उससे पहले दुर्जन शाह से पहले मधुकर शाह था तो उसका भी संबंध मधुर था। तो एक ये देखेंगे तो आप इसको एक अच्छे से पढ़िएगा नागवंश को तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह के विद्रोह को इतिहासकार किस तरह के विद्रोह के रूप में मानते हैं? ऑप्शन ए एक सिपाही विद्रोह था, बी कहता है कि सिपाही विद्रोह न होकर के एक व्यापक जन विद्रोह था, सी कह रहा है कि यह विद्रोह जो था वो बंदूकधारियों एवं तीर धनुषधारियों के बीच एक संघर्ष था और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। इतिहासकार पुरहाट नरे जो अर्जुन सिंह थे इनके विद्रोह को मानते हैं कि एक सिपाही विद्रोह न करके एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में मानते हैं। तो इस तरह इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रामगढ़ अधिवेशन जो है झारखंड की धरती पर संपन्न होने वाला कांग्रेस का पहला एवं एकमात्र अधिवेशन था। बी कहता है दोस्तों कि 19 एवं 20 मार्च 1940 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन रांची जिला के अंतर्गत रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। सी कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, अगर आप बारीकी से समझिएगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि बीट में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये सही है कि यह अधिवेशन 19 से और 20 मार्च 1940 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन यहाँ रांची जिला नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उस समय जो है आपका रामगढ़ जो था वो हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता था। तो ध्यान रखिएगा हजारीबाग जिला के अंतर्गत रामगढ़ में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो इस तरह से देखिए तो यहाँ पर रांची जिला न करके अगर हजारीबाग जिला रहता तो सही हो जाता है। इस तरह से बी जो है आपका गलत है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि संथाली विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है कि सुगना मुंडा, बी कह रहा है कि चुनी माझी और सी कह रहा है कि माधव माझी। तो संथाल विद्रोह के नेता जो देखिए सिंधु कान्हू के पिता का नाम जो था दोस्तों वो हो जाएगा चुन्नू माझी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, इनके पिता माता का नाम आपको हमेशा रख लगे, क्योंकि संथाल विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह था जिसे कार्ल मार्क्स ने जन क्रांति भी कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड को कितने प्रमंडलों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 प्रमंडल, बी कह रहा है 4 प्रमंडल और सी कह रहा है 5 प्रमंडल और डी कह रहा है कि 6 प्रमंडल। तो याद रखिए वर्तमान समय में झारखंड में 5 प्रमंडलों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, यानी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। अगला प्रश्न है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है?
ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 वर्ष का, बी कह रहा है कि 2 वर्ष का, और सी कह रहा है 3 वर्ष का, और डी कह रहा है 5 वर्ष का। तो महापौर का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि 5 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जो वार्ड पार्षद वगैरह सबका कार्यकाल वही 5 वर्षीय है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान में अपील हेतु उपबंध है, यानी कौन से धारा में जो है अपील हेतु उपबंध किया गया है। धारा कह रहा है 57, बी कह रहा है कि धारा 58, और सी कह रहा है कि धारा 59, और डी कह रहा है कि धारा 60। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसमें ए जो है आपका धारा 57। तो याद रखिएगा कि धारा 57 में अपील के हेतु उपबंध का प्रोविज़न किया गया है। वहीं 58 कहता है कि दूसरी अपील के लिए। तो याद रखिएगा कि दूसरी अपील किस में कहा गया है, 58 में कहा गया है। और अगर 59 की बात करें तो 59 में कहा गया पुनः निरीक्षण के, और डी में कहा गया है आपका पूरा पुनर्विलोकन, यानी पुनर्विलोकन जो उपबंध है आपका वो धारा देखें तो एसपीटी के धारा 60 यानी 60 में उपबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एसपीटी से क्वेश्चन है। किसी ग्राम का भूस्वामी, उपायुक्त और पर्याप्त प्रयोजन से जिसका संबंध जोत ग्राम अथवा भूस्वामी के हित से हो, अथवा भवन निर्माण के लिए अथवा किसी धार्मिक एवं शैक्षणिक हेतु उस ग्राम के किसी रैयत के जोत को अथवा उसके किसी भाग को अथवा किसी ऐसी भूमि को जिस पर ऐसे ग्रामीण वासियों का समान अधिकार हो अर्जन करना चाहता है, तो उसके अर्जन के लिए खाली स्थान के पास उसकी अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। ऑप्शन ए कहता है कि राज्य सरकार के पास, बी में हो जाएगा केंद्र सरकार के पास, सी कह रहा है कलेक्टर के पास, और डी कह रहा है कि उपायुक्त के पास। तो यहाँ पर अगर देखिए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों तो कलेक्टर और उपायुक्त एक ही होता है। ऑप्शन में यहाँ नहीं दोनों देना चाहिए था, लेकिन आपको अब यहाँ पर भी उपायुक्त मान के चलना है क्योंकि कलेक्टर को ही हम लोग उपायुक्त बोलते हैं। जैसे कि एमपी वगैरह छत्तीसगढ़ वगैरह में जाइएगा तो हम लोग के यहाँ उपायुक्त बोलते हैं, तो वहाँ पर कलेक्टर नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं देखें तो दोस्तों डायरेक्ट बोला जाता है डीएम, कहीं कहीं बना, जैसे उत्तराखंड वगैरह में, यूपी वगैरह में, बिहार वगैरह में डीएम होता है। तो उपायुक्त को ही सबको अलग अलग अपने राज्य के अनुसार से उसकी पावर मिलती है। तो जो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे एसपीटी एक्ट में उपायुक्त को बहुत बड़ा पावर दिया गया है। तो उपायुक्त अगर कोई भी ऐसा ज़मीन है जो खाली है या सामूहिक प्रयोजन से संबंधित है तो उसको अर्जन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भूस्वामी से भिन्न कोई व्यक्ति, यानी भूमि के मालिक से भिन्न कोई अलग व्यक्ति जिसमें स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों के द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है, यानी समझ लिए कि आप कोई भी भूमि को धारण किए हुए हैं भूमि को जोतने के लिए, और जिसने ऐसा अधिकार प्राप्त किया हो उसमें व्यक्ति के हित का उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है कहलाता है। यानी कैसा आप अधिकार प्राप्त किए हैं और उसमें आपका व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित भी है तो भी आपके उत्तराधिकारी को भी वो मिलेगा, तो उसे कहेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि रैयत, बी कह रहा है लगान, सी कह रहा है कि खाली जोत, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि ऐसे चीज़ों को रैयत कहा जाता है, क्योंकि धारा 4 में कहा गया कि रैयत से तात्पर्य है भूमि भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसमें स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों और भाड़े के मजदूरों के द्वारा जोतने के लिए जो भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया गया है, और उसमें जिसने ऐसा अधिकार प्राप्त किया है उसमें व्यक्ति के हित का उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार, यानी वृक्ष से संबंधित जो है आपकी भूमि पर क्या अधिकार होंगे। ऑप्शन ए कहता है कि अपनी जोत के किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है और उन्हें काट कर गिरा सकता है, उनका नियोजित कर सकता है। बी कहता है कि ऐसी भूमि पर स्थित किन्हीं वृक्षों या बांसों को काट के गिरा सकता है, नियोजित कर सकता है। सी कहता है कि ऐसी भूमि पर स्थित किन्हीं वृक्षों या बांसों को फूल फल तथा उत्पादों का नियोजित कर सकता है। डी कहता है कि उपरोक्त सभी अधिकार हैं। तो सही में अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका जो है यहाँ पर उपरोक्त जो है आपका सभी अधिकार निहित है, कैसा आप कर सकते हैं। लेकिन एक अपवाद में अगर महुआ के वृक्ष दे देगा दोस्तों तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर महुआ के वृक्ष आपके खेत में है
तो बीज से संबंधित अधिकार जो है आप उसको महुआ के बीज को, फल को, फूल को जितना उसका उपयोग करना है कीजिए, लेकिन उस वृक्ष को आप काट के नहीं हटा सकते हैं। उस वृक्ष को काटने के लिए एसडीओ से यानी सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि देखें तो अनुमंडल पदाधिकारी से आपको परमिशन लेके ही उस वृक्ष को काट के हटा सकते हैं। यह एसपीटी एक्ट में प्रोविजन किया गया है। तो याद रखिएगा कि महुआ के वृक्ष को हटाने के लिए आपकी जो है शक्ति नहीं है और इसे काट के आप नहीं हटा सकते, इसके लिए आपके एसडीओ से परमिशन लेनी होगी। ये एसपीटी एक्ट में प्रोविजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं कि राज्य सरकार की ओर से या द्वारा लगान के बकाये के लिए वाद के लिए परिसीमा अवधि होगी। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 वर्ष, बी कह रहा है कि 6 वर्ष और सी कह रहा है 2 वर्ष और डी कह रहा है कि 10 वर्ष। तो याद रखिएगा कि किसी भी विधि या उस समय की विधि के रखने वाले किसी भी प्रतिकूल नियम के होते हुए राज्य सरकार की ओर से द्वारा लगान के बकाये की वसूली के लिए लाए गए वाद परिअवधि की जो अवधि होगी वो कृषि वर्ष के अंत जिसमें बकाया जो होगा वो शेष होगा वो 10 वर्षों का होगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोविज़न जो किया गया है वो 10 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भूस्वामी में सम्मिलित है, यानी भूस्वामी किसे मानेंगे, सरकार को, मध्यस्थाधिकारी को और घटवाल को। तो यहाँ पर और लास्ट में कह रहा उपरोक्त सभी को। तभी भूस्वामी में देखें तो उपरोक्त सभी को माना जाता है। अभी भूस्वामी हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं किसको, सरकार को, क्योंकि लगान हम लोग इन्हीं को देते हैं और हम लोग एक रैयत के रूप में अपना भूमि धारण किए हुए हैं। जो भूमि हमें मिला है वो हमारे फिर उत्तराधिकारी को मिलेगा और बदले में सरकार को हम लोग लगान चुकाते हैं जो मलगुजारी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थान की स्वीकृति के बिना, माने किसकी स्वीकृति के बिना मूल रैयत जो है प्रधान या ग्राम प्रधान का अपने साथ या समूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि आयुक्त की अनुमति के बिना, बी कह रहा है उपायुक्त की अनुमति के बिना, सी कह रहा है अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना और डी कह रहा है समाहर्ता के बिना। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका बताया दोस्तों कि उपायुक्त को बहुत बड़ा अधिकार मिला है सीएनटी और एसपीटी में, तो यहाँ पर हो जाएगा उपायुक्त, यानी उपायुक्त की स्वीकृति के बिना कोई मूल रैयत जो होता है प्रधान या ग्राम प्रधान को अपने साथ समूल रैयत के साथ बंजर भूमि और खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि विराट सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए कह रहा है फुटबॉल से है, बी कह रहा है हॉकी से है, सी कह रहा है क्रिकेट से है और डी कह रहा है तीरंदाजी से है। तो विराट सिंह झारखंड की रणजी टीम के एक बल्लेबाज हैं और ये देखें तो सनराइज हैदराबाद की तरह से खेलते हैं। तो इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो क्रिकेट से है। ये था 100 प्रश्न। कितना आपका सही हुआ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। फिर आगे लेके के आएंगे अगला सेट, तब तक के लिए आप लोग बनाइए। और जो पर्यावरण का सीरीज चल रहा है तो वो भी चलेगा, वो भी शुरू होगा, फिर हिस्ट्री भी चलेगा, उसी तरह से राज्य व्यवस्था भी चलेगा। बस आप लोग जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अधिकतर देखिए दोस्तों तो अगर इस टाइप के जो वीडियो आप पढ़ते हैं तो जैसे खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तब आप सुन सकते हैं इसको हेडफोन लगा करके। उससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा फायदे होता है और समय का जो होता है बचत होता है, क्योंकि इस टाइप से हम लोग भी पढ़ाई करते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।